नमस्कार मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल मधु अकादमी पर मैं हेमंत जांगेड़ एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, अपन पिछली कक्षा तक बात कर चुके थे वर्ण और भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर। उन पर अपन ने विस्तार से चर्चा की थी। आगे यदि चर्चा करें दोस्तों, तो वर्ण का जो अध्याय था वो अपना समाप्त हो चुका है और अगले अध्याय की तरफ अपन बढ़ते हुए बात करते हैं अपन संधि की। बहुत विस्तार से अपन चर्चा करेंगे संधि पर, क्योंकि यदि बात करें शब्द संरचना की जो 4 इकाइयाँ होती है, शब्द संरचना की जो 4 इकाइयाँ होती है दोस्तों, उनमें पहली एक आती है, वो क्या है? संधि। क्योंकि शब्दों का निर्माण या शब्दों की संरचना 4 प्रकार से हो सकती है: संधि के योग से, समास के योग से, उपसर्ग के योग से और प्रत्यय के योग से। तो शब्द निर्माण की जो इकाइयाँ हैं उनमें से पहली इकाई वो कौन सी संधि, उस पर अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सुनिएगा दोस्तों, प्रारंभ करते हैं अपन संधि। सुने, सबसे पहले बात करते हैं अपन संधि पर। तो हम यूँ कहेंगे कि संधि जो शब्द है, संधि जो शब्द है वह कौन सा शब्द माना जाता है? तो हम कहेंगे संधि एक तत्सम शब्द है। संधि क्या है? एक तत्सम शब्द है। संधि क्या है? एक तत्सम शब्द है। क्यों? क्योंकि ये जो संधि शब्द है इसका निर्माण हुआ है सम उपसर्ग प्लस धी के योग से। और सम एक संस्कृत का उपसर्ग माना जाता है। संस्कृत का मतलब सीधा कहें मूल भाषा का, मूल भाषा का। और मूल भाषा के जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो इसके योग से इसका निर्माण हुआ। तो हमने पहली बार में ही कहा है कि संधि कौन सा शब्द माना जाता है? तत्सम शब्द माना जाता है। संधि कौन सा शब्द माना जाता है? तत्सम शब्द माना जाता है। यह तो पहली बात हुई। दूसरी बात करते हैं अपन संधि शब्द के बारे में कि संधि शब्द में कौन सी संधि है। सुनिएगा दोस्तों कि संधि शब्द में कौन सी संधि है। तो हमने कहा कि संधि शब्द का जो विच्छेद होता है वो होता है सम धन धी। सम धन धी। अब सुनिए दोस्तों, व्यंजन संधि का अपना एक नियम कहता है कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि म हो, हलंत, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि म हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि म हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण जिस भी वर्ग का होगा, जिस भी वर्ग का होगा, यह म उसी वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। बात समझना दोस्तों, ये कहता है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि यदि म हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण, ये जो पहला वर्ण है ये जिस भी वर्ग का होगा, यह म उसी वर्ग के किस में बदल जाता है? 5वें वर्ण में बदल जाता है। तो हमने कहा कि द्वितीय शब्द का पहला वर्ण जो यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, वो क्या आ रहा है? ध। वो क्या आ रहा है दोस्तों? ध। अब हमने कहा कि ध कौन से वर्ग का है? त वर्ग का है। कौन से वर्ग का है? त वर्ग का। और फिर हमने यूँ कह दिया कि त वर्ग का 5वां वर्ण क्या होता है? तो फिर बात निकल कर आती है, क्या होता है? न। त वर्ग का 5वां वर्ण क्या होता है दोस्तों? न। और ये म आधा है तो ये न भी क्या हो जाएगा? आधा। अर्थात ये म जो है ये किस में बदलेगा? इस न में बदल जाएगा। तो हमने कहा कि ये म किस में बदल गया? न में। अब देखो, अपने पास जो शब्द आया सन प्लस धी और जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा संधि। अर्थात हमने ये कहा है कि ये जो संधि शब्द है, इस संधि शब्द के योग में कौन सी संधि है? तो फिर हमने कहा सीधा कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। लेकिन दोस्तों यदि बात करें तो हम संधि, ये जो सम धन धी शब्द है, इसका जब अपन ने संधि किया, जब अपन ने संधि की तो क्या बना? संधि। अपन चाहें तो इस संधि शब्द को डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। संधि शब्द को ऐसे भी लिखें चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों दोस्तों? यदि इस संधि शब्द का विच्छेद करेंगे, ये संधि शब्द, इस संधि शब्द का यदि विच्छेद किया जाएगा तो हम कहेंगे कि ये अनुस्वार किस में बदल जाएगा? म। यहाँ भी व्यंजन संधि का एक नियम काम करता है। सुनिएगा ध्यान से कि यदि किसी भी वर्ण के ऊपर, यदि किसी भी वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हो
यदि किसी भी वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हो तो संधि विच्छेद करने पर अनुस्वार म में बदल जाता है। तो देखो, जब अपन ने संधि शब्द का संधि विच्छेद किया तो ये अनुस्वार किस में बदल गया? म में, और वो भी कौन सा वाला? आधा वाला, प्लस धी। तो शब्द क्या बन गया? सम प्लस धी। और इसी शब्द को जब अपन ने वापस जोड़ा तो अपने पास शब्द क्या आ गया? संधि। तो बात क्या कही अपन ने? हमने कहा है कि सम प्लस धी के योग से जो निर्माण हुआ वो क्या है? संधि। और संधि शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, पहली बात। दूसरी बात, अपन जो है संधि शब्द है इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने कहा इस संधि शब्द का जब अपन विच्छेद करेंगे तो हम कहेंगे कि यदि किसी वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा होता है तो संधि विच्छेद करने पर अनुस्वार किस में बदल जाता है? म में बदल जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। हम यहाँ केवल 3 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। वापस इस सब चीज़ों को हटाकर बिल्कुल साफ साफ चीज़ें लिख रहा हूँ। सुने, हमने केवल जो चर्चा की है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों चलते हैं। हमने केवल इतनी सी बात की है इस संधि शब्द पर कि संधि शब्द कौन सा माना जाता है या संधि शब्द कौन सा है। तो हमने कहा कि संधि शब्द एक तत्सम शब्द है। हमने कहा संधि शब्द क्या है? एक तत्सम शब्द है। संधि शब्द कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। जबकि हमने दूसरी चर्चा जो की वो ये की है कि संधि शब्द में संधि है, संधि शब्द में संधि है। संधि शब्द में कौन सी संधि है? तो हमने कहा व्यंजन संधि है। हमने कहा कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। हमने कहा संधि शब्द का विच्छेद क्या होगा? हमने कहा संधि शब्द का विच्छेद या विग्रह जिसे कहते हैं क्या होगा? तो हमने कहा कि संधि शब्द का जो विच्छेद है वो होगा समधन धी। और यहाँ पर 2 चीज़ों पर चर्चा की है कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि म हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण जिस भी वर्ग का होगा यह म उसी वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। तो हम संधि शब्द को ऐसे भी लिख सकते हैं और हम संधि शब्द को ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही शब्द पूर्णतया क्या है? सही है। यदि बात करते हैं यहाँ की तो हम कहेंगे इसका जो संधि विच्छेद है वो है समधन धी। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि जिस भी वर्ग प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि म हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण जिस भी वर्ग का होगा यह म उसी वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। और यहाँ हमने कहा यदि किसी भी शब्द के ऊपर वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा होता है तो संधि विच्छेद करने पर वह अनुस्वार किस में बदल जाता है? म में बदल जाता है। तो ये तो दोस्तों अपन ने चर्चा की किसके बारे में? संधि शब्द के बारे में, कि संधि जो शब्द है वो कौन सा शब्द माना गया है? तत्सम शब्द माना गया है। फिर हमने कहा संधि शब्द में कौन सी संधि है? तो हमने कहा व्यंजन संधि है। फिर हमने कहा कि संधि शब्द का विच्छेद क्या होगा? सम प्लस धी होगा। संधि शब्द का विच्छेद क्या होगा? सम प्लस धी। और फिर हमने कहा कि संधि शब्द में कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि है दोस्तों? व्यंजन संधि। बात समझ में आ गई होगी। आगे चर्चा करते हैं अपन संधि के बारे में। सुने दोस्तों, हमने ये तो कह दिया कि आप इसका इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों हमने ये तो कह दिया दोस्तों कि संधि का मतलब क्या होता है? योग होता है। हमने कहा कि संधि का मतलब क्या होता है? योग। अब बात करते हैं अपन संधि शब्द के अर्थ के बारे में। तो हमने कहा कि संधि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, संधि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल। सुनिएगा दोस्तों बहुत ध्यान से। हमने कहा कि संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है, या यूँ कहें दोस्तों आगे तो हम कह सकते हैं इसे मित्रता होता है, या यूँ कहें हम दोस्तों समझौता होता है, या यूँ कहें दोस्तों राजीनामा होता है, या यूँ कहें दोस्तों कि एग्रीमेंट होता है। क्या होता है दोस्तों? मेल होता है, मित्रता होता है, समझौता होता है, राजीनामा होता है, एग्रीमेंट जिसे कह सकते हैं, जिसे अपन जोड़ कह सकते हैं, जिसे अपन योग कह सकते हैं, जिसे अपन जोड़ कह सकते हैं, जिसे अपन योग भी कह सकते हैं। तो हमने कहा कि संधि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? मेल होता है, मित्रता होता है, समझौता होता है, राजीनामा होता है,
आगे बात की जाए, जोड़ होता है, योग होता है, या फिर यूं कहें दोस्तों कि एग्रीमेंट होता है। ये हमने क्या कहा कि संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। और यदि दोस्तों इसके साथ ही आगे चर्चा करें तो हम यूं कहेंगे कि संधि शब्द का विलोम क्या होता है। संधि शब्द का विलोम क्या होता है, तो हम कहेंगे कि संधि शब्द का विलोम क्या होता है, विग्रह होता है। संधि शब्द का विलोम क्या होता है दोस्तों, विग्रह। इस विग्रह को आप चाहें तो विच्छेद भी कह सकते हैं। संधि शब्द का विलोम क्या होता है, विग्रह या विच्छेद। क्यों? क्योंकि विलोम तोड़ना नहीं होता है दोस्तों, तोड़ना तो इस विग्रह का अर्थ है। तोड़ना तो किसका अर्थ है, इस विग्रह का अर्थ है। विग्रह का अर्थ होता है तोड़ना, या विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना। तो हमने कहा कि संधि शब्द का जो विलोम है वो क्या होता है दोस्तों, विग्रह होता है। विग्रह का मतलब तोड़ना। अब बात आती है दोस्तों, यदि परीक्षा में पूछा जाए कि संधि का विलोम होगा तो आप तोड़ना न लगाओगे, क्या लगाओगे, विग्रह लगाओगे। क्या लगाना है दोस्तों, विग्रह। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर विग्रह भी आ जाए और विच्छेद भी आ जाए, तो पहली बात दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं आएंगे। समझना बात को कि दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं आएंगे। और यदि मान लो आ भी जाए तो आपको जो प्राथमिकता देनी है वो किसको देनी है, विग्रह को देनी है। प्राथमिकता किसे देंगे अपन, विग्रह को देंगे। तो बात समझ में आई होगी दोस्तों आपके। हमने कहा है कि संधि का शाब्दिक अर्थ मेल हो सकता है, मित्रता हो सकता है, समझौता हो सकता है, राजीनामा हो सकता है, जोड़ हो सकता है, योग हो सकता है, और यूँ कहें दोस्तों एग्रीमेंट भी होता है। आपने देखा होगा एग्रीमेंट, दो के बीच जो समझौता होता है उसे कहा जाता है। विलोम की यदि बात करें संधि के विलोम की, तो हम कहेंगे कि संधि का जो विलोम है वह होता है विग्रह, या इसे विच्छेद भी कह सकते हैं। और विग्रह के अर्थ की यदि बात की जाए दोस्तों तो ये क्या होता है, तोड़ना होता है। अब बात करते हैं कि संधि है क्या। हमने कहा कि संधि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि तथा द्वितीय शब्द के पहले वर्ण का योग है, लेकिन ऐसा योग जो विकार को जन्म दे या बदलाव को जन्म दे या नए वर्ण को लेकर आए तो वो संधि कहलाएगी। क्योंकि हम कह रहे हैं दोस्तों कि प्रत्येक योग संधि नहीं हो सकती या संधि नहीं हो सकता। हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक योग संधि हो ये जरूरी नहीं है। संधि तभी होगी दोस्तों जब योग जो होगा वह किसी बदलाव को जन्म देगा, किसी विकार को जन्म देगा या किसी नई चीज़ को लेकर आएगा। तो ऐसा योग, ऐसा बदलाव, ऐसा विकार क्या कहलाएगा दोस्तों, संधि कहलाएगा। तो बात को समझते हैं। हमने यहाँ तक तो ये देख लिया शाब्दिक अर्थ और विलोम। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों, सुनना कि संधि क्या है। हमने कहा कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है। बात तो समझ में आई होगी दोस्तों कि संधि में क्या होता है, दो वर्ण का मेल होता है। हमने कहा कि संधि अर्थात जुड़ेंगे तो ये प्लस का निशान अर्थात जोड़ का, योग का निशान है। देखो सुनना, ये हमने कहा कि यहाँ पर प्रथम शब्द और ये द्वितीय शब्द, और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण, क्योंकि वर्ण का मेल है। हमने कहा कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि तथा द्वितीय शब्द के पहले वर्ण की ध्वनि, ये दोनों आपस में योग करते हैं। ये दोनों आपस में क्या करते हैं दोस्तों, योग करते हैं। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, योग करते हैं। बात को समझना दोस्तों कि ये प्रथम शब्द है और ये क्या है, द्वितीय शब्द है। हमने कहा कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण, ये दोनों क्या करते हैं, योग करते हैं, जोड़ करते हैं, समझौता करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, मेल करते हैं। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ये जो योग हुआ है, ये जो जोड़ हुआ है, ये संधि कहलाएगा। नहीं दोस्तों, हम कह सकते हैं कि प्रत्येक योग संधि नहीं हो सकता। योग का अर्थ अपन सदैव यहाँ पर संधि से नहीं लेंगे। योग का अर्थ सदैव अपन किससे नहीं लेंगे दोस्तों, संधि से नहीं लेंगे। ऐसा योग, सुने दोस्तों, ऐसा योग जो किसी बदलाव को जन्म दे, जो किसी विकार को जन्म दे, वो क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। ऐसा योग जो किसी बदलाव को जन्म देगा या किसी विकार को जन्म देगा, वो जो बदलाव है, वो जो विकार है, वो क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। लेकिन यदि बात करें दोस्तों कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण योग तो कर रहे हैं, लेकिन उनमें बदलाव या विकार नहीं आ रहा, या नया वर्ण नहीं आ रहा, नया वर्ण
नहीं आ रहा तो वह संधि न कहलाकर मात्र एक क्या कहलाएगा, संयोग कहलाएगा। सुनना दोस्तों, बस काम की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण मिले तो हैं, लेकिन यदि उन्होंने मिलकर के विकार को जन्म नहीं दिया, बदलाव को जन्म नहीं दिया, नए वर्ण को जन्म नहीं दिया, तो वह संधि न कहलाकर मात्र एक क्या कहलाएगा दोस्तों, संयोग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संयोग कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, संयोग। क्योंकि संयोग का मतलब भी मिलन से ही लेते हैं अपन। संयोग का मतलब किससे लेते हैं, मिलन से। लेकिन ऐसा मिलन, ऐसा योग जो बदलाव को जन्म नहीं देता है, मात्र कोरा मिलन जिसे कह सकते हैं, वो क्या कहलाता है, संयोग कहलाता है। लेकिन ऐसा मिलन जो किसी बदलाव को जन्म दे देता है, विकार को जन्म दे देता है, नए वर्ण को लेकर आता है, वो क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सुनना दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि एक लड़का और एक लड़की, देखो सुनना दोस्तों, हमने कहा कि एक लड़का और एक लड़की यदि जूस पीने के बहाने, ये एक लड़का है और ये एक लड़की है, देखो ये एक लड़का है और एक लड़की है जो जूस पीने के बहाने किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं और रेस्टोरेंट खुल्लम खुल्ले में है। इस बात का साक्षी कौन बन रहा है, ये ऊपर लगा हुआ छाता, देखो ये छाता लगा हुआ है दोस्तों, तो ये इस बात का साक्षी है कि रेस्टोरेंट खुल्लम खुल्ले में है। हमने कहा कि एक लड़का और एक लड़की यदि किसी रेस्टोरेंट में जूस पीने के बहाने मिलते हैं, बात समझना, यदि एक लड़का और एक लड़की यदि किसी रेस्टोरेंट में जूस पीने के बहाने मिलते हैं, ये जूस का गिलास, और आजकल दोस्तों ट्रेंड चल रहा है कि गिलास तो एक होता है लेकिन उसमें पाइप कितने होते हैं, 2 पाइप। कहते हैं दोस्तों ऐसा करने से प्यार बढ़ता है, लेकिन पता नहीं बाद में क्या क्या बढ़ जाता है, ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। एक ही गिलास में दोनों, पता ही नहीं इसका इधर आ रहा है किसका इधर आ रहा है, ये पीकर भी वापस निकाल देता है और ये पीकर भी वापस निकाल देता है। तो हमने कहा यदि एक लड़का और एक लड़की किसी रेस्टोरेंट में यदि जूस पीने के बहाने मिलते हैं तो मात्र ये इनका मिलन ही है, और ये जो मिलन है ये मात्र क्या कहलाएगा, संयोग कहलाएगा। ये इनका जो मिलन है मात्र क्या कहलाएगा, संयोग कहलाएगा। क्योंकि ये ऐसा मिलन है, मात्र कोरा मिलन है, अपनी अपनी सीट पर बैठकर जैसे जूस पी रहे हैं। लेकिन इनके घर वालों को पता है कि ये बार बार जूस पीने के लिए मिलते हैं, तो इनके घर वालों ने सोचा इनको परमानेंट ही मिला दो। इस कारण इस लड़के और इस लड़की की, ये लड़का और ये लड़की, इन दोनों की क्या करा दी जाती है, शादी। अब सोचो दोस्तों, ये लड़का और ये लड़की, इन दोनों की शादी करा दी जाती है, और शादी के बाद जो इनका मिलन होता है, इस मिलन के योग से विकार उत्पन्न होता है। हमने कहा एक लड़का और एक लड़की यदि जूस पीने के बहाने से किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं तो मात्र उनका मिलन अर्थात क्या है, संयोग। लेकिन जो ही एक लड़के और एक लड़की की शादी करा दी जाती है तो इन दोनों के योग से, इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो बदलाव आता है, जो नया प्रोडक्ट आता है, उसे किस नाम से जानते हैं, बच्चे के नाम से जानते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि ये बच्चा ही क्या कहलाएगा दोस्तों, संधि कहलाएगा। ये बच्चा ही क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। दोनों में बात समझ में आ गई होगी। मिलन यहाँ भी हो रहा है दोस्तों और मिलन यहाँ भी हो रहा है। ये मिलन मात्र कोरा मिलन है जो संयोग अवस्था को दर्शा रहा है, लेकिन ये मिलन कोरा मिलन नहीं है दोस्तों। ये ऐसा मिलन है जो किसी नए प्रोडक्ट को जन्म दे रहा है, नए चीज़ को लेकर आ रहा है, नए बदलाव को लेकर आ रहा है, नए विकार को लेकर आ रहा है, नए परिवर्तन को लेकर आ रहा है। तो हमने कहा है दोस्तों कि ध्यान रखें, एक लड़का और एक लड़की यदि मिलते हैं जूस पीने के बहाने तो संयोग है, और जब उनकी शादी करा दी जाती है तो उनके योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे, बच्चा। अर्थात बच्चा ही क्या है, संधि है। तो बात समझ में आ गई होगी कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण यदि योग करते हैं, लेकिन ऐसा योग जो बदलाव या विकार को जन्म देता है, तो क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। लेकिन यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण योग तो करते हैं लेकिन बदलाव को जन्म नहीं देते दोस्तों, तो संधि न कहलाकर मात्र एक क्या कहलाएगा, संयोग कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा दोस्तों, संयोग। कैसे, जैसे मैंने कहा राजीनामा। बात समझना दोस्तों, राजीनामा, यहाँ पर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण
केवल जुड़ने का काम कर रहे हैं, बदलाव या विकार को लेकर नहीं आए और डायरेक्ट ही इन्होंने क्या कर लिया दोस्तों, योग कर लिया। तो देखो राजीनामा जो शब्द है ये यहाँ पर के नया कोई वर्ण आया क्या, नहीं आया। कोई बदलाव हुआ क्या, नहीं हुआ। कोई विकार उत्पन्न हुआ क्या, नहीं हुआ। इसी कारण मिलन तो हुआ लेकिन बिना बदलाव, विकार या नए वर्ण के। तो ये क्या कहलाएगा, एक संयोग पद कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा दोस्तों, एक संयोग पद कहलाएगा। जबकि हम यूं कहें कि शब्द हैं जैसे हिम धन आलय, हिमधन आलय, ये प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि अ और ये द्वितीय शब्द का पहला वर्ण आ, इन दोनों ने मिलन किया और नए प्रोडक्ट को जन्म दिया आ। विकार हुआ है, परिवर्तन हुआ है। अब म में से अ निकल गया और यहाँ से आ निकल गया, तो ये ही, म में आ की मात्रा माँ और ये ल और ये और अपने पास जो शब्द आया है वह शब्द क्या है, हिमालय। तो यहाँ पर क्या हुआ, नया वर्ण जुड़ा है, नया वर्ण जुड़ा है। ये जो परिवर्तन हुआ है, ये जो विकार उत्पन्न हुआ है, ये जो नया वर्ण जुड़ा है, ये नया परिवर्तन, ये नया विकार, ये नया बदलाव, यही क्या कहलाता है दोस्तों, संधि कहलाता है। यही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। तो बात समझ में आई होगी दोस्तों कि संधि क्या है, विकार का नाम है। संधि क्या है, बदलाव का नाम है। संधि क्या है, नए वर्णों के आगमन का नाम है। तो समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक योग संधि नहीं है। ऐसा योग जो नए वर्ण को जन्म देता है, बदलाव को जन्म देता है, नए विकार को जन्म देता है, वो योग ही क्या कहलाएगा, संधि। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मात्र एक क्या बन के रह जाएगा, संयोग बन के रह जाएगा। तो ये राजीनामा जो शब्द है ये संयोग पद कहलाएगा, जबकि हिमालय जो शब्द है ये संधि पद के नाम से जाना जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको अपने दिन भी याद आ गए होंगे रेस्टोरेंट के, आपको पता है। तो चलते हैं दोस्तों आगे। हमने केवल इतना कहा है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण मिलकर के विकार अवश्य उत्पन्न करते हैं। यदि विकार उत्पन्न होता है तो क्या कहलाएगा, संधि। और यदि विकार उत्पन्न नहीं हुआ तो मात्र एक क्या कहलाएगा, संयोग कहलाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे, सुने। हमने जब कक्षा को प्रारंभ किया था तो हमने कहा था कि संधि का मतलब शब्दों का निर्माण। हम कह सकते हैं दोस्तों कि शब्द निर्माण की या शब्द संरचना की इकाइयाँ होती है और 4 इकाइयों के द्वारा शब्दों की संरचना होती है, निर्माण होता है। और उनकी यदि बात करें तो शब्द संरचना की जो इकाइयाँ हैं दोस्तों वो 4 है। सबसे पहले आती है संधि, फिर उसके बाद आती है समास दूसरी इकाई, फिर उसके बाद आती है तीसरी इकाई उपसर्ग, और फिर उसके बाद आती है चौथी इकाई प्रत्यय। और इनमें से अपन सबसे पहले किसको पढ़ रहे हैं दोस्तों, संधि को पढ़ रहे हैं। शब्दों की संरचना को तैयार कर रहे हैं, उनके निर्माण को तैयार करते हैं। तो शब्द निर्माण की या संरचना की जो 4 इकाइयाँ हैं उनमें सबसे पहले अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो क्या है, संधि। अब इस संधि पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि शब्द संरचना या निर्माण की 4 इकाइयाँ होती। अब सुने दोस्तों, संधि की यदि बात करें तो हम कहेंगे कि संधि प्रधान संधि भी होती है और गौण संधि भी होती है। संधि कहते हैं तो हम कहेंगे कि संधि प्रधान संधि भी होती है और गौण संधि भी होती है। अब आप कहोगे सर प्रधान और गौण का यहाँ क्या चक्कर आ रहा है। सुने दोस्तों, एक एक चीज़ पर विस्तृत चर्चा करूँगा दोस्तों। सारे के सारे जो डाउट्स है आपके दिमाग में उन सबको निकाल फेंकूँगा मैं यहाँ पर, ध्यान से देखते रहें। सुने दोस्तों, हमने कहा कि एक होती है प्रधान संधि और एक होती है गौण संधि। दोनों में क्या अंतर है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। सुने, प्रधान संधि क्या है। हमने कहा कि ये प्रथम शब्द और हमने कहा ये द्वितीय शब्द। हमने कहा ये प्रथम शब्द और ये द्वितीय शब्द, ये प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि और ये द्वितीय शब्द का पहला वर्ण, यदि ये दोनों मिलकर के अपने ही स्थान पर विकार को जन्म देते हैं। बात समझना, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण यदि ये दोनों मिलकर अपने ही स्थान पर, इसी स्थान पर, केवल इसी स्थान पर जन्म देते हैं विकार को, तो ये क्या कहलाएगी, प्रधान संधि कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, प्रधान संधि कहलाएगी। लेकिन ये दोनों वर्ण मिलकर के अपने स्थान के अलावा
अपने स्थान के अलावा यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक कहीं और जगह भी परिवर्तन को जन्म देते हैं, बदलाव लेकर आते हैं, तो फिर वो कौन सी संधि कहलाएगी? गौण संधि कहलाएगी। कौन सी संधि कहलाएगी? गौण संधि। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यदि अपन देखें तो हमने कहा शब्द है जैसे राम धन अयन। समझना दोस्तों, तो हमने कहा कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि अ और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण अ, तो हमने कहा अ प्लस अ बराबर क्या हो गया? आ। अब देखो ये जो बदलाव हुआ है ये प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द के पहले वर्ण में अपने ही स्थान पर हुआ है। तो ये जो उदाहरण है ये कौन सी संधि का है? ये प्रधान संधि का है। ये कौन सी संधि का है? प्रधान संधि का उदाहरण है। हमने कहा रामधन अयन से क्या बना? रामायण बना। अब देखो दोस्तों यहाँ तो अपने स्थान पर परिवर्तन हो गया, अ प्लस अ बराबर क्या हो गया? आ। तो शब्द क्या बना यहाँ से? रामायण। क्या बना दोस्तों? रामायण। देखो तो सही एक बार आप कि यहाँ पर परिवर्तन हुआ है, अपने ही स्थान पर परिवर्तन हुआ है, अपने ही स्थान पर विकार उत्पन्न हुआ है, तो ये प्रधान संधि का उदाहरण है। लेकिन रामायण शब्द में ये न अण बदलता है, अणत्व विधान हो जाता है। यदि शब्द में न से पहले री र स वर्ण आए तो न अणत्व विधान में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर जो दूसरी संधि का नियम लग रहा है व्यंजन का, उसके योग से ये जो शब्द बना है ये है रामायण। ये जो शब्द बनाए ये क्या है? रामायण। अब देखो दोस्तों यहाँ पर अपने स्थान पर परिवर्तन था, लेकिन यहाँ पर भी परिवर्तन हो रहा है और ये न किस में बदल रहा है? ण में। तो ये जो परिवर्तन इस जगह पर हुआ है, ये जो परिवर्तन है ये क्या कहलाएगा? ये गौण संधि कहलाएगा। ये कौन सी संधि का उदाहरण है दोस्तों? गौण संधि का उदाहरण है। तो ध्यान रखेंगे हमने क्या कहा, यदि दो वर्ण मिलकर के अपने ही स्थान पर परिवर्तन करते हैं, बदलाव लेकर आते हैं, नए वर्ण को जन्म देते हैं, तो वो कौन सी संधि का उदाहरण है? प्रधान संधि का उदाहरण है। लेकिन वह दो वर्ण मिलकर के अपने स्थान के अलावा भी और स्थान पर परिवर्तन भी कर देते हैं, बदलाव भी ला देते हैं, तो फिर वो कौन सी संधि का उदाहरण हो जाएगा? गौण संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो दोस्तों हमने कहा ये माँ जो यहाँ पर आया है आ, ये जो स्थिति बनी ये तो कौन सी संधि है? प्रधान संधि है। और यहाँ पर जो परिवर्तन आया ये कौन सी संधि है? गौण संधि। तो बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। यदि वर्ण प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण मिलकर अपने स्थान में परिवर्तन कर देते हैं तो प्रधान संधि है। लेकिन अपने स्थान के अलावा शब्द में कहीं पर भी यदि परिवर्तन करते हैं तो फिर वो कौन सी संधि कहलाएगी? गौण संधि कहलाएगी। बात समझ में आ गई हो दोस्तों? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया दोस्तों? चलते हैं आगे। सुने हमने क्या कहा है दोस्तों, हमने केवल इतनी सी चर्चा की है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि और द्वितीय शब्द का जो पहला वर्ण है ये मिलकर क्या करते हैं? विकार उत्पन्न करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संधि। अब चलते हैं दोस्तों, हमने ये तो कह दिया कि दो वर्णों के योग से होने वाला जो विकार है, बदलाव है, परिवर्तन है, वो क्या कहलाता है? संधि। तो इसकी परिभाषा हमने कही संधि की कि दो वर्णों के योग से, दो वर्णों के योग से होने वाला विकार, होने वाला विकार कह सकते हैं, परिवर्तन कह सकते हैं, नया रूप कह सकते हैं, क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। हमने कहा दो वर्णों के योग से होने वाला विकार या परिवर्तन, होने वाला विकार या यूं कहें परिवर्तन क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। हमने किसकी परिभाषा देखी? संधि की परिभाषा देखी दोस्तों कि दो वर्णों के योग से होने वाला विकार या परिवर्तन क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। दो वर्णों के योग से होने वाला विकार या परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों? संधि कहलाता है। ये तो अपन ने संधि की परिभाषा देखी। अब बात करते हैं कि संधि के कुछ नियम भी होते हैं दोस्तों। उन संधि के नियमों पर चर्चा कर लेते हैं, फिर अपन आगे संधि पर बढ़ेंगे। बहुत ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों, तो आप इसे लाइक अवश्य करें, इसे शेयर अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपको और अच्छे से अच्छे ट्रिकों के माध्यम से मैं आपको ज्ञान प्रदान करता रहूं, मेरा हौसला बढ़ाते रहे दोस्तों। चलते हैं आगे। हमने यहाँ तो ये कह दिया कि दो वर्णों के योग से होने वाला विकार या परिवर्तन या बदलाव क्या कहलाता है दोस्तों? संधि कहलाता है। अब संधि के नियमों पर चर्चा करते हैं दोस्तों। सुने संधि के नियम, सुनना दोस्तों। संधि के 3-4 नियमों पर अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। संधि के नियम, संधि के क्या क्या नियम हैं उनको एक बार देख लेते हैं।
संधि के नियम सुने। अपनी संधि का जो पहला नियम है दोस्तों वो कहता है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ये दोनों मिलकर के विकार अवश्य उत्पन्न करते हैं। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण, ये प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ये दोनों मिलकर के विकार अवश्य उत्पन्न करते हैं। यदि विकार उत्पन्न नहीं हुआ तो संधि न कहलाकर मात्र क्या कहलाएगा? संयोग कहलाएगा। बात समझना दोस्तों, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि तथा द्वितीय शब्द के पहले वर्ण की ध्वनि ये दोनों मिलकर के विकार को अवश्य जन्म देंगे। यदि विकार को जन्म नहीं दिया दोस्तों तो संधि पद नहीं कहलाएगा, वो मात्र क्या कहलाएगा? संयोग पद कहलाएगा। कैसे? सुने। जैसे मैंने कहा दोस्तों कि शब्द है शिव धन आलय। बहुत सीधे उदाहरण से समझा रहा हूँ दोस्तों। शिव धन आलय, ये देखो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि अ, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है? आ। इन दोनों ने योग किया और जन्म दिया किसको? आ को। वह में से अ निकल गया तो वह क्या रह गया? आधा। नया क्या आया? आ और बच क्या रहा है? लय। इस व में आ की मात्रा तो शब्द क्या बना? शिवालय। तो यह शिवालय क्या कहलाएगा? संधि पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संधि पद। जबकि हमने कहा यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ये दोनों मिलकर के इस विकार को जन्म नहीं देते हैं तो ये संधि न कहलाकर मात्र क्या कहलाएगा? संयोग कहलाएगा। कैसे? जैसे मैंने कहा अन्न धन बन, ये प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि अ और ये द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ब, ये दोनों मिलकर के विकार को जन्म नहीं दे रहे हैं, केवल मिल रहे हैं डायरेक्ट, और शब्द क्या बना? अनबन। तो ये अनबन जो शब्द है, ये अनबन जो शब्द है क्या कहलाएगा? संयोग पद कहलाएगा। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अपना पहला नियम कह रहा है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण मिलकर विकार को अवश्य जन्म देता है। यदि विकार को जन्म नहीं दिया तो संधि न कहलाकर मात्र क्या कहलाएगा? संयोग कहलाएगा। तो बात समझ में आ गई। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं दोस्तों। पहला नियम, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण मिलकर के विकार को जन्म देते हैं, यदि विकार को जन्म नहीं दिया तो वह संधि पद न कहलाकर मात्र क्या कहलाएगा? संयोग पद कहलाएगा। बात समझ में आ गई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलते हैं आगे। ये तो अपना कौन सा नियम हुआ दोस्तों? पहला नियम। कौन सा नियम हुआ अपना? पहला नियम। मैं लिख भी देता हूँ, आप कहो तो। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि, अंतिम वर्ण की ध्वनि तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण या द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि, एक ही बात है, पहला वर्ण मिलकर विकार अवश्य उत्पन्न करते हैं, अवश्य उत्पन्न करते हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो संधि न कहलाकर मात्र क्या कहलाएगा? संयोग। नियम नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। नियम नंबर यू कहता है कि किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करने पर विकार अवश्य उत्पन्न होगा। यदि विकार उत्पन्न नहीं हुआ दोस्तों तो वह भी संधि न कहलाकर मात्र क्या कहलाएगा? संयोग। तो नियम नंबर 2 है कि किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करने पर, किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करने पर विकार अवश्य उत्पन्न होता है। किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करने पर विकार अवश्य उत्पन्न होता है। किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करने पर विकार अवश्य उत्पन्न होता है। दोस्तों यदि विकार उत्पन्न नहीं हुआ तो वह संधि न कहलाकर मात्र क्या कहलाएगा? संयोग पद कहलाएगा। कैसे? जैसे हमने लिखा शब्द है अभ्यर्थी, यह संधि का उदाहरण है दोस्तों। विस्तृत चर्चा यहाँ नहीं करूँगा, जब अपन पढ़ेंगे, जब विस्तार से चर्चा करेंगे। ये अभ्यर्थी जो शब्द है इसका जब अपन संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों, सुने, तो विकार का उत्पन्न होना आवश्यक है, अन्यथा यह संधि पद नहीं कहलाएगा। यदि संधि विच्छेद किया तो हमने कहा शब्द बना अभी धन अर्थी। देखो दोस्तों,
अभिधन अर्थी। विकार ने जन्म लिया, यहाँ भय था, जबकि यहाँ इधर भी आ गया और इधर क्या आ गया अर्थात यहाँ पर विकार ने जन्म लिया है। ये विकार ने क्या लिया है, जन्म लिया है। तो ये कौन सा पद कहलाएगा, संधि पद कहलाएगा। लेकिन यदि मैं कहूँ शब्द है सर्वनाम और इसका संधि विच्छेद किया तो शब्द क्या बना, सर्वधन नाम। देखो दोस्तों, यहाँ कोई विकार आया क्या, नहीं आया, तो ये संधि पद न कहलाकर मात्र क्या कहलाएगा, संयोग पद कहलाएगा। तो बात समझ में आई होगी कि किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करने पर विकार अवश्य उत्पन्न होता है। यदि विकार उत्पन्न नहीं हुआ दोस्तों, ये देखो विकार उत्पन्न नहीं हुआ तो फिर वो संधि न कहलाकर मात्र क्या कहलाएगा, संयोग कहलाएगा। चले दोस्तों आगे, बहुत सीधे सीधे नियम है, स्क्रीनशॉट ले लेना एक साथ आप फिर बाद में। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, नियम नंबर 3 कहता है कि यदि शब्द के अंतिम वर्ण में हलंत न लगा हो, यदि शब्द के अंतिम वर्ण में हलंत न लगा हो, हल चिन्ह न लगा हो, तो उसे हमेशा क्या मानना चाहिए, स्वर मानना चाहिए। लिख भी देता हूँ, हमने कहा यदि शब्द के अंतिम वर्ण में, यदि शब्द के अंतिम वर्ण में हलंत या यूँ कहें हल चिन्ह, हलंत न लगा हो तो उसे हमेशा स्वर मानना चाहिए, स्वर मानना चाहिए। तो उसे हमेशा क्या मानना चाहिए, स्वर मानना चाहिए। कैसे, जैसे शब्द है दोस्तों माधव, ये माधव जो शब्द है इसका अंतिम वर्ण ये व, क्या इस व में कोई हलंत लग रहा है, यहाँ हलंत नहीं लग रहा, हलंत लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, अर्थात यहाँ हलंत नहीं है। तो फिर हमने कहा है यदि शब्द के अंतिम वर्ण में हलंत न हो तो उसे हमेशा क्या मानेंगे, स्वर मानेंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चर्चा करें कि व में क्या छिपा हुआ है, अ, और अ क्या है, एक स्वर। बात समझ में आई होगी दोस्तों कि शब्द के अंतिम वर्ण में यदि हलंत चिन्ह नहीं हो तो उसे हमेशा क्या मानेंगे, स्वर। और यहाँ चर्चा कर ली जाए माधव का जो अंतिम वर्ण है वह, उसमें क्या है, हलंत नहीं है, तो हलंत नहीं है तो यहाँ क्या है, स्वर। और वो कौन सा स्वर है, अ। तो बात समझ में आई होगी, यदि शब्द के अंतिम वर्ण में हलंत न लगा हो तो उसे हमेशा क्या मानना चाहिए, स्वर मानना चाहिए। और लास्ट नियम पर एक चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, और वह है लास्ट नियम कि वर्णों में अत्यधिक निकटता, वर्णों में अत्यधिक निकटता होने पर ही संधि होती है, होने पर ही संधि होती है। वर्णों में अत्यधिक निकटता होने पर ही संधि होती है। बात समझ में आएगी होगी दोस्तों, ये जो वर्ण हैं इनमें ज़्यादा निकटता होगी तभी तो मिलन करेंगे, और मिलन होगा तभी तो विकार को जन्म देंगे। यदि मान लो निकटता नहीं है, यदि मान लो निकटता नहीं है तो ये मिल नहीं सकते, और मिलन नहीं होगा तो विकार को जन्म नहीं दे सकते। बात वही है, यदि एक लड़का और एक लड़की है, यदि उनमें निकटता नहीं है तो मात्र मिल रहे हैं, लेकिन यदि उनमें निकटता होती है तो उनकी शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद वो विकार को जन्म देते हैं। मतलब सीधे किसको जन्म देते हैं, संधि को, अर्थात बच्चे को जन्म देते। तो वो क्या है, संधि है। बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। हमने कहा है कि वर्णों में अत्यधिक निकटता होने पर ही क्या होती है, संधि। यदि अत्यधिक निकटता नहीं हुई तो संधि न होकर वहाँ मात्र क्या होगा दोस्तों, संयोग होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको मेरी। तो हमने 4 नियमों पर चर्चा की, और यदि दोस्तों पुराने एक नियम पर यदि चर्चा कर लें तो कहा तो ये गया है कि संधि हमेशा तत्सम शब्दों में ही होती है। संधि हमेशा किस में होती है, तत्सम शब्दों में ही। लेकिन अपन यहाँ तद्भव की संधियाँ भी पढ़ने वाले हैं, इसी वजह से आप ध्यान दें, ये 4 नियम तो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा लग रहा होगा दोस्तों कि ये नियम क्या काम आने वाले हैं, जबकि संधि का जो पहला रूप है वह यहीं से स्टार्ट होगा। ये सारे के सारे नियम काम आते रहेंगे, हर जगह मैं आपको याद दिलाता रहूँगा कि कौन सा नियम कहाँ पर अपने काम आ रहा है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको केवल शब्दों को जोड़ना ही नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको शब्दों को जोड़ना ही नहीं सिखाऊंगा। सब जगह आप जाते हैं पढ़ने, सब जगह केवल शब्दों को जोड़ना सिखाते हैं। अरे जोड़ने में जोड़ थोड़ी आता है दोस्तों, जोड़ना तो हर कोई कर देगा, लेकिन आप सोचो तो सही, आजकल लाइनें खाली हैं कहाँ, लाइनें तो सारी बिजी है। हम सबसे पहले लाइनों को काटना सीखेंगे,
अर्थात तोड़ना सीखेंगे, उनको तोड़ेंगे तभी तो जोड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों जोड़ने में तो आप खुद ही बहुत महारत हासिल हैं। मैं आपको क्या जोड़ना सिखाऊंगा, मैं सबसे पहले आपको तोड़ना सिखाऊंगा कि कैसे तोड़ा जाता है, फिर जोड़ तो आप खुद ही लोगे। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, मैं आपको जोड़ना भी सिखाऊंगा और साथ के साथ तोड़ना भी सिखाऊंगा। चलते हैं आगे, आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने एक तीर चलाया है, मेरा तीर सही जगह पे, अगर आपने दूसरी जगह भी उसका अर्थ लगाया है तो आप जानो। चलते हैं दोस्तों आगे। तो ये तो अपन ने क्या देखे संधि के नियम, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे। अब बात करते हैं अपन संधि पर कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है, तो हमने कह दिया दोस्तों कि संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। लेकिन बात ये नहीं है दोस्तों कि 3 प्रकार की होती है, बात ये है कि 3 प्रकार की ही क्यों होती है। बात समझना, हमने यूँ कहा है कि संधि 3 प्रकार की होती है, लेकिन संधि 3 प्रकार की ही क्यों होती है, ज़्यादा प्रकार की भी तो हो सकती है। उस पर चर्चा करेंगे कि संधि 3 प्रकार की ही क्यों होती है। सुने दोस्तों, संधि के प्रकार पर अपन चर्चा कर रहे हैं, संधि के प्रकार। और हमने कह तो दिया कि संधि 3 प्रकार की होती है, लेकिन हमने कहा क्यों, 3 प्रकार ही क्यों, ये ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन हमने कहा इस पर अपन चर्चा करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि वर्णों का योग जो है वो 6 प्रकार से होता है। वर्णों का योग किस प्रकार से होता है, 6 प्रकार से होता है। और मैं सभी प्रकारों को आपके सामने रख रहा हूँ, और उन प्रकारों से अपन दोस्तों इन 3 रूपों को लेकर आएंगे और चर्चा करेंगे कि 3 ही प्रकार क्यों माने गए हैं संधि के। समझना दोस्तों, हमने कहा कि स्वर, हमने कहा कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि स्वर है, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि स्वर है तथा द्वितीय शब्द के पहले वर्ण की ध्वनि भी क्या है, स्वर। देखो यहाँ भी स्वर है और यहाँ भी स्वर है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि भी स्वर तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण वह भी स्वर, तो कौन सी संधि होगी, स्वर संधि। कौन सी संधि होगी दोस्तों, स्वर। आगे चर्चा करें, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है, स्वर, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण भी क्या है, व्यंजन। मतलब व्यंजनों का योग किस प्रकार से होता है, स्वर का स्वर के साथ हो सकता है, फिर हमने कहा स्वर का व्यंजन के साथ भी हो सकता है। हमने यूँ कहा है कि स्वर का स्वर के साथ हो सकता है और स्वर का व्यंजन के साथ हो सकता है, तो फिर हमने यूँ कहा है कि व्यंजन का स्वर के साथ भी हो सकता है, व्यंजन का योग स्वर के साथ भी हो सकता है, तो फिर हम यूँ कहेंगे कि व्यंजन का व्यंजन के साथ भी हो सकता है, व्यंजन का व्यंजन के साथ भी हो सकता है। हमने कह दिया स्वर का स्वर के साथ, तो हमने कहा स्वर का व्यंजन के साथ, फिर हमने कहा व्यंजन का स्वर के साथ, तो फिर हमने कहा व्यंजन का व्यंजन के साथ, और फिर हमने कहा तीसरा विसर्ग, विसर्ग का स्वर के साथ, तो फिर हमने यूँ कह दिया कि विसर्ग का व्यंजन के साथ। देखो बात समझना दोस्तों, विसर्ग का व्यंजन के साथ। देखो हमने कह दिया कि वर्णों का योग 6 प्रकार से, वर्णों का योग 6 प्रकार से होता है, 6 प्रकार से होता है। वर्णों का योग कितनी प्रकार से होता है दोस्तों, 6 प्रकार से। वर्णों का योग 6 प्रकार से होता है, 1 2 3 4 5 6। अर्थात स्वर का स्वर के साथ हो सकता है, बात समझना, स्वर का योग स्वर के साथ हो सकता है दोस्तों। ये देखो स्वर का स्वर के साथ हो सकता है, तो हमने कहा स्वर का व्यंजन के साथ भी हो सकता है, फिर हमने कहा व्यंजन का स्वर के साथ भी हो सकता है, तो हमने कहा व्यंजन का व्यंजन के साथ भी हो सकता है, फिर हमने कहा विसर्ग का स्वर के साथ भी हो सकता है, तो विसर्ग का व्यंजन के साथ भी हो सकता है। तो हमने कहा कि वर्ण जो है उनका योग कितने के साथ होता है, वर्णों का योग 6 प्रकार से होता है, क्योंकि ये वर्णी तो है दो देश के दोस्तों। व्याकरण की यदि कोटियों पर चर्चा करें तो 3 कोटियाँ, स्वर व्यंजन और अयोग वाह। तो ये विसर्ग अयोग वाह का ही तो एक रूप है, तो ये भी तो वर्ण है, वो अलग बात है। अपन चर्चा करते हैं कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। तो हमने कहा स्वर का स्वर के साथ तो स्वर का व्यंजन के साथ, व्यंजन का स्वर के साथ तो व्यंजन का व्यंजन के साथ, और विसर्ग का स्वर के साथ तो विसर्ग का व्यंजन के साथ। हमने कहा कि हमने योग करवा दिया वर्णों का कितने प्रकार से, 6 प्रकार से योग करवा दिया। अब यहाँ से अपन निकालते हैं कि ये जो 6 प्रकार है कौन कौन सी संधियों को प्रदर्शित करते हैं। सुनना दोस्तों, यहाँ से अपन परिभाषा भी निकालेंगे। हम कहेंगे यदि स्वर का स्वर के साथ योग होता है,
समझना बात को। यदि स्वर का स्वर के साथ योग होता है दोस्तों, तो वह कौन सी संधि कहलाएगी? वह स्वर संधि कहलाएगी। वो कौन सी संधि कहलाएगी? स्वर संधि कहलाएगी। बात समझना, यदि स्वर का स्वर के साथ योग होता है तो कौन सी संधि है दोस्तों? स्वर संधि। बात समझ में आ रही होगी। आगे चर्चा करते हैं, यदि स्वर का व्यंजन के साथ योग होता है, समझना, यदि स्वर का व्यंजन के साथ योग होता है, या यूं कहें व्यंजन का स्वर के साथ योग होता है, या यूं कहें व्यंजन का व्यंजन के साथ योग होता है, ये तीन कंडीशन यदि ऐसा होता है तो वो कौन सी संधि कहलाएगी? वो व्यंजन संधि कहलाएगी। वो कौन सी संधि कहलाएगी? वो व्यंजन संधि कहलाएगी। फिर आता है तीसरा, यदि विसर्ग का स्वर के साथ होता है और विसर्ग का व्यंजन के साथ होता है योग, तो वो जो संधि कहलाएगी वो कौन सी संधि कहलाएगी दोस्तों? विसर्ग संधि कहलाएगी। कौन सी संधि कहलाएगी? विसर्ग संधि कहलाएगी। देखिए दोस्तों, इन 6 प्रकार के योगों से अपन ने कितनी संधियों का निर्माण किया? 3 प्रकार की संधियों का तो अपना टाइटल था कि संधि के प्रकार 3 हैं, लेकिन क्यों हैं उसका अपन ने कारण भी जाना है कि स्वर का जब स्वर के साथ अर्थात प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण स्वर होता है, तो वो जो स्वर संधि होगी वो क्या होगी? स्वर। यदि स्वर का स्वर के साथ मेल होता है तो वह स्वर संधि कहलाती है। यदि स्वर का व्यंजन के साथ तथा व्यंजन का स्वर के साथ, या यूं कहें व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होता है, तो दोस्तों कौन सी संधि कहलाती है? व्यंजन संधि कहलाती है। और इधर बात आती है कि यदि विसर्ग का स्वर के साथ और यदि विसर्ग का व्यंजन के साथ मेल होता है तो फिर वो कौन सी संधि कहलाएगी दोस्तों? विसर्ग संधि कहलाती है। तो बात समझ में आ गई होगी दोस्तों आपके कि संधि के 3 प्रकार हैं, तो वो क्यों हैं? दोस्तों आज की कक्षा में अपन ने क्या देखा? संधि के बारे में देखा है। संधि किसे कहते हैं? शाब्दिक अर्थ देखा, कौन सी संधि है ये देखा, उसकी परिभाषाएं क्या ये देखा, और उसके बाद में हमने देखा कि संधि के नियम, 4 नियमों पर चर्चा की, और हमने कहा कि संधि के 3 प्रकार है, लेकिन क्यों हैं उन सब पर भी अपन ने विस्तार से चर्चा की। यदि दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपके तक आराम से पहुँच रहा है, तो आप मुझे प्रति उत्तर के रूप में कमेंट्स दें ताकि मुझे पता चले कि आप जो है वो मेरी बात को समझ पा रहे हैं, मुझे ढंग से समझ पा रहे हैं, या यूं कहूं कि मेरे द्वारा जो ज्ञान आप तक पहुंचाया जा रहा है आप उससे संतुष्ट हो रहे हैं। ऐसा तभी होगा दोस्तों जब आप कमेंट्स में लिखेंगे कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है। मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, इसे शेयर करेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और यूं कहें दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। तो मैं आपसे कुछ नहीं चाहता दोस्तों, आपसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा दोस्तों। आगे चर्चा करूं एक चीज़ पर और भी, तो दोस्तों बहुत जल्द ही mycutoff.com के माध्यम से आप तक टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाएगी, तो इस पर भी कार्य किया जा रहा है दोस्तों। तो इसी आशा के साथ आपके लिए एक और भी कार्यक्रम से जुड़ना चाह रहा हूं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्राप्त हो सके। तो इसी के साथ मिलते हैं अपन अगली कक्षा में। अगली कक्षा में अपन चर्चा करेंगे दोस्तों संधि के प्रकार 3 होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे वहाँ पर अपन स्वर संधि के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।